गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा फाइनल बजट आ चुका है। सीतारमन ने अनाउंसमेंट कर दिया है, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर जो हैं। तो मैं आपके सामने सारा कुछ अपडेट लेकर आया हूँ, टीडीएस आईटीआर के ड्यू डेट्स वगैरह, प्लेंटी वगैरह ऑडिट के केस में, और क्रिप्टो करेंसी एसेट वगैरह, फॉरेन करेंसी के रेट में, ब्लैक मनी के, सारा कुछ आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते लेके आऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बात करते हैं आईटीआर से रिलेटेड। आईटीआर से रेट से रिलेटेड बात करेंगे। जो भी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं, बजट 2026 के हिसाब से एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट या 26-27 के बारे में। ठीक है जी, तो इसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं किया गया है फॉर सैलरी एम्प्लॉय के लिए। द बजट 2026 ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, नो न्यू बर्डन, नो कॉम्प्लेक्स, नो कैलकुलेशन। जो हमारा 25-26 में कैलकुलेशन अनाउंसमेंट किया गया था स्लैब रेट्स को लेके, 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अगर 12 लाख के इनकम के बाद आपका 60,000 का टैक्स बनता तो रिबेट 87 में ए के हिसाब से आपको छूट दे दिया जाता था। जो डिडक्शन है आपके 80 से 80 डी तक सारे डिडक्शन मिलेंगे, और जो भी आपके एग्जाम्पशन थे वो सारे दिए जाएंगे। यानी सबसे बड़ी बात ये है कि आपके इनकम टैक्स के स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जो भी आपके न्यू टैक्स रिजिमे के हिसाब से था, और जो भी आपके ओल्ड टैक्स रिजिमे के हिसाब से था रेट्स, वही रखा गया है। स्लैब रेट्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ना ही रिबेट में चेंज किया गया है, ना ही डिडक्शन में, ना ही एग्जाम्पशन लिमिट में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सैलरी पर्सन के केस में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, जो पहले था वही अब है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अब असेसमेंट ईयर 26-27 में न्यू आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट आ चुका है। एज पर बजट 2026 अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पर्सन चाहे एसएससी, जो पहला बात करते हैं ट्रांसफर प्रोसेसिंग केस, यानी एसएससी हो, इंक्लूडिंग पार्टनर ऑफ फर्म हो, स्पाउस एप्लीकेबल प्रोविजन अप्लाई, मतलब ऐसा आप ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई कर जो इंटरनेशनल लेवल पे हो, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो, उनके लिए लास्ट ड्यू डेट कब रखा गया है सर? 30 नवंबर तक रखा गया है। ओके, दूसरी बात आपकी कंपनी से ऑडिट अकाउंट है। ठीक है, तो आपका क्या है, 31 अक्टूबर तक आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग कर देनी चाहिए। दूसरा आपका बिजनेस है, प्रोफेशनल से आपका बिजनेस का मारो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोफेशनल के तौर पे हो, तो नॉन ऑडिट के केस में आपको 31 अगस्त तक आईटीआर फाइलिंग कर देना है जी। उसके अलावा आपके जो भी है इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे पैसेंजर से इनकम हो, चाहे कैपिटल गेन से इनकम हो, चाहे सैलरी से इनकम हो, कुछ भी हो, कोई भी अदर एसएससी हो, आपका इसमें क्या है 31 जुलाई तक का ही मिलेगा। ठीक है, ड्यू डेट, तो आई होप आप ये ड्यू डेट, न्यू आईटीआर का ड्यू डेट याद रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है बिलेटेड रिटर्न के बारे में, जो कि कंपैरिजन किया गया है बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न में, अमेंडमेंट किया गया है 26-27 को लेके। तो बिलेटेड में क्या गया गया है जी, जो भी आप अपने असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइलिंग कर देंगे, तो प्रोविजनल लेट बिलिंग आपको 31 दिसंबर तक अपना बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, जो कि आप पहले से देखे आ रहे हो। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, अब रिवाइज रिटर्न में आपका चेंज किया गया है। अगर आपने अपना टाइमली आईटीआर, जो मैंने अभी आपको ये ड्यू डेट बताए हैं, 30, 31, 31, 31, तो ये अगर आप टाइमली रिटर्न फाइलिंग कर देते हैं, तो आप अब 31 मार्च तक अपनी रिटर्न को अपडेट कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको बजट में 2026 में अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो हम रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक करते थे, लेकिन अब इसकी ड्यू डेट को क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मार्च तक अपनी रिवाइज रिटर्न आईटीआर की भर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा आप में इसमें क्या बताया गया है, फाइलिंग अलाउड बियॉन्ड 9 मंथ बट बिफोर 12 मंथ। आपको जो भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा, अगर आपने 9 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर आपने अपना अपडेटेड रिटर्न भरा है, ठीक है, तो न्यू लेट फीस क्या लगेगी, अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा का एक्सीड नहीं करता है तो 1,000 रुपये की फीस लगेगी, लेट फीस। 5 लाख से ज़्यादा का आपका इनकम शो होता है एनी अदर केस में, तो 5,000 का आपका लेट फीस लगने वाला है। तो बिलेटेड रिटर्न में 31 दिसंबर, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन रिवाइज रिटर्न में आपको 3 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है 31 मार्च का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑडिट नॉन कंप्लायंसेस लेट फीस के बारे में, जो कि अब ये क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया है।
स्ट्रक्चर ऑडिट के केस में अगर आपके ऊपर क्या कहा है, फेल्स टू गेट अकाउंट ऑडिट फॉर एनी टैक्स ईयर एंड फर्निश द रिपोर्ट सच ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। अगर आपकी कंपनी है, एलएलपी है और पीसी है, फर्म है, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल था लेकिन आपने ऑडिट नहीं करवाया, ऑडिट में डिले कर दिया है 1 मंथ, तो आपको 75,000 रुपये की लेट फीस लगेगी। अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा डिले कर दिया है, यानी 1 महीना 20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, तो आपकी 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये आपकी मैंडेटरी है, आपको लेट फीस देना पड़ जाएगा। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एलएलपी कंपनी हो, पीसी हो, तो उस केस में आपको ऑडिट ज़रूर करवाना चाहिए, बेशक से आपकी 0 रुपए की फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन है। ओके? अकाउंट अकाउंटेंट रिपोर्ट फेलियर फेल्स टू फर्निश अ रिपोर्ट अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। आप देखते होंगे कि आप एनुअली बेस पे अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट फाइलिंग करते आ रहे हो, उसी के पास जो भी आपका बैलेंस शीट बनता है, पेंडल बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो मैन्युफैक्चरिंग का शीट बनता है। अगर आपने रिपोर्ट करने में डिले कर दिया एमसीए पोर्टल पे, तो आपका 1 मंथ 1 महीने डिले किया तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी, थोड़ी लेट फीस लगेगी। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा कर देते हो तो आपका 1 लाख का लेट फीस लगेगा। ये आपको देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। इसलिए ऑडिट के केस में और टीआरए रिपोर्ट यानी अकाउंट रिपोर्ट को आप अपने टाइमली रिटर्न फाइलिंग करें फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं टीडीएस टीसीएस की रेट चेंज के बारे में। तो बजट 2026 में अमेंडमेंट आया था, प्रपोजल आया था क्या कि टीडीएस की अमेंडमेंट की गई थी मेन पावर सप्लाई के ऊपर में, ठीक है। तो क्या कहा गया है, मेन पावर सप्लाई सर्विस सोल नाउ बी एक्सप्रेसली कवर्ड अंडर सेक्शन 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। इसमें आपका इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या अदर हो, आप इंडिविजुअल एचयूएफ केस के 1% था और अदर्स के केस में कंपनी हो तो 2% थे। ये वही रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आपके देखोगे तो टीसीएस के रेट में चेंजेस किया गया है, तो आइए टीसीएस के रेट में हम चेंज देखते हैं। तो हमारा कोड होता है, ठीक है, 6CA सेल ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर ऑफ ह्यूमन कंजप्शन में पहले 1% लगता था, अब इसको प्रपोजल लिमिट कितना रख दिया गया है, 2%। फिर तेंदुलीफ में होता है, पहले 5% था, अब 2% रख दिया गया है। सेल ऑफ स्क्रैप पे पहले 1% था, अब 2% कर दिया गया है। सेल ऑफ मिनरल्स जैसे आप कोका कोला लेते हो, ड्रिंक्स लेते हो, आयरन लेते हो, पहले 1% था, अब 2% कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, अगर आप फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हो, आपके 10 लाख से ऊपर है तो 5% पहले लगता था, और 10 लाख तक तो पहले 5% लगता था, 10 लाख से अबव है तो 20% लगता था, लेकिन अब इस पे भी कितना लगेगा, 2% लगेगा, ठीक है। अगर आप एजुकेशनल पर्पज से जा रहे हो, मेडिकल करवा रहे हो या अदर रेमिटेंस खर्चा कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, तो आपको 10 लाख तक तो नील रहेगा, लेकिन 10 लाख के ऊपर आपका क्या क्या आ जाएगा, 10 लाख तक है तो 2% लगेगा, अबव 10 लाख, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा रहेगा 20% से आपका ये आ जाएगा, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, एसएसटी रेट में अपना क्या है, जो कि आपके मार्केट में अमेंडमेंट क्या हुआ है, तो आइए देखते हैं। एसएफटी वाज एसएसटी वाज इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंशियल नंबर 2 एक्ट 2004 इफेक्टिव कलेक्टिव और एक्सचेंज ट्रेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जैसे आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो, शेयर मार्केट डिवेंचर्स वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए भी अब रेट बढ़ा दिया गया है। जैसे आप सेल ऑफ ओपिनियन इन सिक्योरिटी कर रहे हो, एफएनओ में कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, पहले 1% था, 0.15 15% कर दिया गया है, ठीक। सेल ऑफ ऑप्शन वेयर एक्साइज में है तो पहले 0.1125 लिया जाता था, 0.15 कर दिया गया है। सेल ऑफ फ्यूचर इन सिक्योरिटी पे आप डिवेंचर्स या ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें 0.002% लिया जाता है, 0.005% लिया जाएगा। तो आप इसमें देखो, इसमें रिलीफ की बात चल रही थी, लेकिन इसमें रिलीफ नहीं किया गया, उल्टा और बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग क्या होती है, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेगी जी, पेनल्टी लेगी। किससे लेगी, तो आइए देखते हैं। prescribed reporting entity and mandate to furnish information regarding transaction crypto asset। अगर मान लो क्रिप्टो करेंसी एसेट क्या आ जाता है, पहले आप सुनते थे बाटा एक्सचेंज सिस्टम होता था, यानी कुछ के बदले कुछ लेना, यानी आप एक सामान लीजिए उसके बदले में कुछ पैसा दीजिए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, अपने फॉरेन एक्सचेंज मनी वगैरह होता है, ठीक। तो आप क्या करते हो, क्रिप्टो करेंसी में करते हो जी, और सामने वाला जिससे
आपकी एंटिटी है जिससे आप क्रिप्टो करेंसी करवा रहे हो, और वो नहीं करता है रिपोर्ट आईटीआर में, एआईएस टीआईएस में रिपोर्ट आपका नहीं करता है, तो 200 पर डे की उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन उसने रिपोर्ट किया है लेकिन वो इनकरेक्ट किया है, तो उसके ऊपर 50,000 की भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं लोअर नील टीडीएस एंड टीसीएस सर्टिफिकेट के केस में। पहले क्या होता था, हमारा लोअर होता था टीडीएस टीसीएस की इतनी अमाउंट नहीं होती थी जिससे हमारा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता था। अगर हम अप्लाई भी करते थे तो एसएससी ऑफिसर क्या कर देता था, क्वेरी भेज देता था जिसके वजह से नहीं आ पाता था। अब क्या गया, उसके लिए हमारा एप्लीकेशन मोड आएगा। ठीक है जी। अब आप नील लोअर टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। डिजिटली प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, सिंप्लीफाई तरीके से होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद आपको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपना फर्स्ट डीएस 2026 प्रोस्पेक्टस रिलीफ के बारे में क्या बात की गई है। एक चीज मैं हमेशा आपको बता दूं कि आपकी ब्लैक मनी होती है उस पर 78% से आपका क्या किया जाता है, टैक्स लिया जाता है। ठीक। तो इसमें क्या किया गया है कि अगर आप टारगेट करते हैं डीएससी में डिजिटली में, जैसे आप फॉरेन बेनिफिट पे करते हो, फॉरेन स्टूडेंट हो फॉरेन कंट्री का, ठीक है जी, एनआरआई हो, ओवरसीज जिप्टी हो, तो इसमें आपका टाइम बाउंड होगा, टैक्स फी होगा और इम्यूनिटी होगा। इसमें सब क्या जाएगा, छूट दिया जाएगा। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन क्या दिया गया है कि अगर आपका 20 लाख तक है तब तो आपको छूट दे दिया जाएगा। लेकिन 20 लाख से ज़्यादा का आपका रिपोर्ट होगा तो आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। ठीक है जी। तो इसमें आपका रिप्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है, 1 अक्टूबर में ये हो गया था। लेकिन ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये आपका नहीं लगता है। ठीक है जी। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि अपनी जो भी फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको भी रिपोर्ट करिए। ठीक है, डिस्क्लोजर दीजिए फॉरेन एसेट के बारे में, जो भी आपके यहाँ का फॉरेन एसेट हो उसके बारे में डिस्क्लोजर दीजिए। ठीक, ब्लैक मनी हो तो उसके बारे में बताइए, नहीं तो गवर्नमेंट आपसे क्या कर लिया जाएगा, टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, फॉरेन एसेट में क्या, जैसे कि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ की प्रॉपर्टी है या कुछ भी एसेट हो, आप उसको ज़रूर अपने इनकम टैक्स में रिपोर्ट कीजिए। अब उसके लिए भी आईटीआर फॉर्म में अमेंडमेंट किया जा रहा है कि आप अपना फॉरेन कंट्री के बारे में, फॉरेन कंट्री में जो भी आपकी एसेट पड़ेगी उसके बारे में डिस्क्लोजर दो, और ब्लैक मनी के बारे में भी डिस्क्लोजर देंगे। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।